2016 में आपने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की। हरियाणवी सिंगर एंड डांसर सपना चौधरी अटेम्प्टेड सुसाइड। अभी की बड़ी खबर, जहर खाकर सपना चौधरी ने की खुद की जान लेने की कोशिश। नीचे बैठा बुजुर्ग 1 मिनट में पूछ लेगा फलानी ने फलाना ऐसे क्यों छोड़ कर गया था, बताइए बेटी। और ये ऐसे ओछे आदमी होते हैं, ये ऐसे सोचते हैं कि तो हमारी जागीर है। दोस्ती के साइड इफेक्ट्स के बाद आप बॉलीवुड मूवीज में क्यों नहीं नजर आए? दोस्ती के साइड इफेक्ट्स भी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं मैंने क्यों ही कर दी। आपने वॉक किया कांस में, बहुत फनी भी रहा। फनी रहा? हाँ बहुत फनी रहा। मुझे मैं ठीक हूँ ना, मैं इतनी इंग्लिश वाली हूँ नहीं। मासूम शर्मा जी अभी हालिया थोड़े टाइम पहले वो एक कंट्रोवर्सी से गुजर रहे थे कि उनके चैनल से वीडियोस जो हैं वो डाउन हो गए थे। कोई आर्टिस्ट आके ये नहीं बोलता कि भाई मैं देखो गोली बंदूकबारी के गाने कर रहा हूँ और तब मैंने मेरे गाना ने सुन के और इस चीज़ ने फॉलो करो। क्या चाहती हैं आपकी दुनिया आपको कैसे याद रखे? कामयाबी हमने तेरे लिए खुद को यूं तैयार कर लिया, कामयाबी हमने तेरे लिए खुद को यूं तैयार कर लिया, मैंने हर जज्बात बाजार में रखकर इश्तिहार कर लिया। और ये शोहरत ऐशो आराम के पीछे तो भागती है दुनिया, और ये शोहरत ऐशो आराम के पीछे तो भागती है दुनिया, इसके बीच रोटी के लिए काम करके किसी ने अपना नाम कर लिया। भारतीय संगीत की दुनिया में कई श्रेणियों के गायक रहे हैं। कोई रॉक गाता है तो कोई इंडी, कोई क्लासिकल गाता है तो कोई लोकगीत, और कोई वेस्टर्न गाता है तो कोई रागिनी। हरियाणा, राजस्थान और पंजाब मूल के लोग इस शब्द से अवगत होंगे, और जो नहीं है उन्हें याद करवाने के लिए एक नाम काफ़ी है, जो आज हमारी मेहमान भी हैं। रागिनी गाने निकली एक ऐसी लड़की जिसने अपने ख्वाबों की पतंग को हुनर की डोर से उड़ान दी। हरियाणवी गायिका, डांसर और अब तो इन्फ्लुएंसर भी, अपने नाम को हकीकत में तब्दील करने वाली सपना, माफ़ कीजिएगा, मैडम सपना चौधरी। कैसी हैं सपना मैम आप? मैं आप जैसी। क्या बात है, हम जैसी, हम झक्कास, आप भी झक्कास। यस। अच्छा, फिल्म आ रही है, आपकी बायोपिक आ रही है, एंड मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है हर विमेन के लिए, जो मेरे हिसाब से किसी भी देश के कोने में हो, हर विमेन के लिए एक प्राउड वाली बात है जी। फिल्म का नाम है मैडम सपना, जी। ठीक है। आपके 2 फेजेस की बात मुझे लगती है इस फिल्म में, एक सपना है और एक मैडम सपना है। ये रास्ता तय होता है बीच में, है ना? बिल्कुल। डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में? डिफरेंस क्या है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास डिफरेंस है, बस प्रोफेशनल डिफरेंस है, बाकी नहीं। बाकी अगर आप पर्सनल देखोगे मुझे, तो हाँ, मैं बहुत पसंद करती हूँ खाली सपना को। अच्छा। वो जैसी है, जिस तरीके की उसकी सोच है, जिस तरीके की वो इंसान है, तो मुझे लगता है वो हर रिश्ते बखूबी निभाती है, हर रिश्तों में अपना 100% देती है, वो हर काम को पूरी शिद्दत के साथ करती है। तो हाँ, मैं सपना को ज़्यादा पसंद करती हूँ। और रही बात मैडम सपना की, मैडम सपना में आप अगर घुसेंगे तो वो भूल जाती है जब वो काम करती है कि कोई सपना भी है। ओके। तो बस इतना सा फ़र्क है। जब मैं अपने काम में होती हूँ तो यस, मैं बहुत 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 जान लगा देती हूँ, पूरी मेहनत कर देती हूँ, अपने आप को घिस देती हूँ पूरा कि मुझे ये ऐसे ही करना है। तो उसके बीच में जब मैडम सपना होती है तो सपना क्या है, सपना थोड़ा इमोशनल है। अच्छा। लेकिन मैडम सपना पूरी प्रोफेशनल है, उसके बीच में घुसने नहीं देगी फिर वो किसी को। ओके। तो डिफरेंस तो बहुत है। हाँ, ये पर्सनल ज़्यादा अच्छी है, ये प्रोफेशनल ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, तो पर देखते हैं, आपने कहा इमोशनल भी है, लेकिन जो हम सबको दिखता है, ठीक है, बिग बॉस के अपार्ट, क्योंकि बिग बॉस में तो खैर आपका एक अलग रूप सबको दिखा था। हाँ जी। सो आई जस्ट वांटेड टू नो कि जैसे आप दिखती हैं कि चुलबुली, चंचल, एकदम खुशमिजाज किस्म की, तो रियल लाइफ में भी आप वैसी हैं या फिर यू आर थोड़ी सी सीरियस काइंड ऑफ भी हैं? नहीं, वो मेरे को लगता है वक्त पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ओके। कोई बकवास करेगा तो आप उसको स्माइल करके थैंक यू बोल के तो निकल नहीं जाएंगे। हाँ, मैं हूँ ऐसी कि अगर कोई सामने कुछ बोल रहा है तो मैं उसका मुंह तोड़ने का भी हौसला रखती हूँ
लेकिन अगर कोई आके मुझसे प्यार से बात करे तो ऑफकोर्स मैं भी प्यार से ही बात करूँगी। प्यार से ही बात करो। हाँ, मैं बहुत खुश मिजाज, चुलबुली, प्यारी सी लड़की हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। मैं पर्सनली ऐसी ही हूँ, मैं जैसी दिखती हूँ मैं वैसी ही हूँ। अच्छा, आप अभी कह रही थी जब आप आ रही थी कि रोज एक ना एक चोट लग जाती है। कैसे, मतलब ये क्या इसका ये आपने- सच है, मतलब मुझे भी नहीं पता क्या होता है, लेकिन रोज रोज मतलब रोज पूरा दिन में, और मैं उसके लिए प्रिपेयर रहती हूँ कि लगनी है। अच्छा। हाँ, और लगने के बाद फिर मैं कूल हो जाती हूँ कि आज की चोट लग चुकी है। तो वो कहीं ना कहीं उंगली फंसेगी, नाखून मुड़ेगा, पैर मुड़ेगा, बाल खींचे, कुछ ना कुछ तो होगा। तो वो जैसे हो जाता है आप कभी शांति कभी तो हो। ऐसे होता है कि मैं रात को, अभी पूरा दिन चला गया है, चोट लगी नहीं है, पूरा अभी मैं बेड पे लेट गई हूँ, अपना फोन चला रही हूँ और एकदम से फोन छुट्टा और यहाँ के बजेगा। कि सब निकल गया था ये एक टाइम पे, हो गया पूरा, मतलब आज का कंप्लीट हो गया। तो हाँ, मुझे रोज कुछ ना कुछ चोट लगती है, इसको ये पक्का है। क्या बात है। अच्छा, महेश भट्ट सर जो हैं वो फिल्म बना रहे हैं, तो किस तरह शुरुआत हुई आप दोनों की, मतलब किस तरह से बात हुई इसके बारे में, मैं ये जानना चाहूँगा। महेश भट्ट सर और मेरे बीच में भाई हैं, विनय भाई, जो महेश भट्ट सर का सारा काम संभालते हैं। उनके थ्रू महेश भट्ट सर से मेरी बात हुई थी। तो जब विनय भाई ने मुझे बायोपिक के लिए बोला था तो उन्होंने फिर महेश भट्ट सर से मिलवाया। और सर ने पूछा मुझसे कि क्यों चाहती हो कि ये बायोपिक बने। तो मैंने बोला मुझे चाहिए कि मैं लोगों को बताऊं जैसा वो सोचते हैं मेरे बारे में, मैं वैसी नहीं हूँ। तो बोले फिर नहीं बनेगी। अच्छा। मैं बोले ये कैसी बात हुई, क्यों नहीं बनेगी फिर? बोले नहीं, अगर तुम ये चाहती हो कि मैं तो ऐसी ही हूँ, देखना है मन करो, नहीं देखना है मत देखो, किसी का ओपिनियन नहीं चाहिए, तो ये जरूर बनेगी। अच्छा। हाँ, तो मैंने बोला हाँ यार, ये भी बिल्कुल करेक्ट Better बात है। perspective है हाँ, ये। ये बेटर है। तो मैंने बोला हाँ, बहुत अच्छी चीज़ है ये तो। और मैं भी सीखी, बहुत सीखी। महेश भट्ट सर बहुत डीप है, मतलब बहुत गहराई है उनके अंदर, बहुत क्या एक्सपीरियंस है उनको काम का, मतलब छोटी छोटी चीजों में आपको कभी ऐसे समझा गए, कोई बात ऐसे कही उन्होंने? हाँ, वो बहुत बहुत अच्छे हैं, मतलब वो क्या जिस बात। तरीके से बात करते हैं, जिस तरीके से समझाते हैं, वो कमाल है, बहुत कमाल है, बहुत गहराई है उनके अंदर, बहुत ज़्यादा। मैंने इतनी गहरी पर्सनैलिटी नहीं देखी है। Okay. और मैं बहुत शुक्रिया करूँगी विनय भाई का कि मतलब उन्होंने इस लायक समझा कि मैं इस लायक हूँ कि हाँ, मैं रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, कुछ अंदर का बाहर निकाल सकती हूँ, लोगों को बता सकती हूँ कि हाँ, सपना चौधरी तो है ही, लेकिन अंदर एक सपना भी है। और इसके पीछे आपको यही देखने को मिलेगा। ठीक है, लोगों ने मुझे एज एन सपना चौधरी बहुत ज़्यादा पसंद किया, बहुत प्यार मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने सपना खोई। और मैं क्योंकि मुझे पता है सपना चौधरी से बहुत अच्छी है सपना, और मैं चाहती हूँ कि लोग उसको भी देखें, उसको भी प्यार करें, उसकी भी कदर करें, क्योंकि अगर वो प्यारी बच्ची उस दौर को इतने अच्छे से नहीं लेती तो शायद सपना चौधरी बनती ही नहीं। तो सपना तो एक दफा एग्जाम छोड़ भागी थी, ऐसा सुनने हाँ, में पता मैंने बोला ना मैं बहुत चुलबुली हूँ। तो कैसे, मतलब क्या था ये इंसिडेंट? मैं ऐसी हूँ। अच्छा, मैंने ना जैसे मैं 9th क्लास 8th क्लास के एंड से मैंने शोज करना शुरू कर दिया था। तो मुझे बहुत कम वक्त मिलता था पढ़ाई के लिए, और मैंने आर्ट साइड से आर्ट्स ले रखी थी। तो मैंने आर्ट्स ली थी मैथ्स से बचने के लिए। मैंने बायो ली थी मैथ्स से बचने के लिए। मेरे साथ उल्टा हो गया, मेरा पोपट हो गया। अच्छा। मैंने आर्ट्स ली मैथ्स से बचने के लिए, और वो इकोनॉमिक्स घुस गई उसके अंदर। मेरे में फिजिक्स आ गई। और जो उसने मेरा दिमाग खराब किया इकोनॉमिक्स ने, ओहो, मेरे से वो पढ़ी ही नहीं जाती, मतलब मेरे से वो बुक ही नहीं देखी जाती थी। तो अब सारे बोर्ड का एग्ज़ाम था, और क्या कहते हैं 12th का था, 10th का नहीं। तो 12th का हमारा हॉली क्रॉस स्कूल है, वहाँ पे क्या कहते हैं नजफगढ़ में। तो वहाँ हमारा बोर्ड था। तो सारे पेपर्स दे लिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आता था, ऐसी बात नहीं है, ठीक थी मैं,
मतलब इतनी भी ठीक नहीं थी, ठीक ठाक थी। पर इकोनॉमिक्स में तो मतलब मुझे कुछ ही नहीं आता था। नंबर आते ही खेल भी और मैं क्या हूँ ना, मैं बनावटी नहीं हूँ। और मुझे पता है कि ये काम नहीं होने वाला, तो मतलब मुझे पता है नहीं होने वाला। तो मैं जब स्कूल के बाहर खड़ी थी तो मुझे ये पता था कि चीटिंग तो कर नहीं सकती। अच्छा, चीटिंग नहीं कर सकते आप? आएगा ही नहीं अंदर से। मुझे डर भी लगता था और पता नहीं क्यों अंदर से आता था, यार क्या ही करूँगी, देखना नहीं है किसी, चीटिंग नहीं करनी, है ना। और ये जो 3 घंटे अंदर तू बैठेगी ये बर्बाद है। तो मेरे दिमाग में आया, मतलब मैं खुद से, मेरी इनर डूइंग चलती है, बहुत ज़्यादा चलती है। मैं शुरू से बहुत सोचती हूँ, समय का ख्याल रखा है इन्होंने की। हाँ, तो मुझे लगा ऐसा कुछ कर लेना चाहिए जो कम से कम मुझे अच्छा लगे। क्या बात है, वंडरफुल थॉट। तो उस टाइम ई रिक्शा नई नई चली थी। हाँ, तिर्रियाँ। हाँ, ई रिक्शा, हाँ। बैटरी वाली रिक्शा। तो और मुझे था कि ये चलती कैसे है, मजा आएगा, क्योंकि मुझे चाहिए था। तो मैंने ई रिक्शा वाले भैया को पैसे दिए और बढ़िया रिक्शा चलाई 3 घंटे। 3 घंटे ई रिक्शा, फिर घर पे पता नहीं लगा? पता लगा, हाँ। तो मेरे को क्या लड्डू देगी मेरी माँ, बेटी मैं, और क्या था। ओके, अच्छा, मैंने एक इंट्रो में शब्द कहा था सपना जी, रागिनी। हाँ जी बहुत खूबसूरत, ये हरियाणा कल्चर को रिप्रेजेंट करता है जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों के सामने क्या है ये रागिनी आप बोल सकते हो, ये स्टोरी है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कवि रहे हैं, जैसे दादा लक्ष्मी चंद, मांगे राम, धनपत सिंह, जिन्होंने इन स्टोरी, ये कुछ खुद की स्टोरीज हैं, ये फिक्शन है जो उन्होंने खुद इंडिपेंडेंट लिखी है। और काफ़ी किस्से ऐसे भी हैं जो फिक्शन नहीं है, रियल है, जैसे हीर रांझा रियल किस्सा है। उन्हीं किस्सों को उन्होंने स्टोरी के रूप में किताबों में लिखा है। और वो एक गीत, जैसे मान लीजिए, एक जैसे पोइट बोल सकते हो आप, गीत बोल सकते हो, उन्होंने लिखा, और वो गीत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये रागिनी वो है, और हम उन्हीं को उठा के अपने जो हिसाब से गाते हैं, कच्चे साज पे, पक्के साज पे, और वो जो स्टोरी हम लोगों को बताते हैं, वो रागिनी है। ओके, ठीक है। पर आपने क्यों शुरू किया? आप रागिनी से किस तरह से कनेक्ट हुई? रागिनी हमारे घर में शुरू से ही सुनी जाती थी। मेरे पापा सुनते थे, मेरी मम्मी सुनती थी। हरियाणा में कौन है जो रागिनी नहीं सुनता? सब सुनते हैं। तो हमने तो बहुत पुराने पुराने सिंगर होते थे उस टाइम पे, जैसे राजेंद्र खरकिया, आज़ाद खांडा खेड़ी, और क्या कहते हैं, बाली शर्मा और रमेश कलावड़िया। ये वो सिंगर थे जिनकी हमारे घर में सीडी लाई जाती थी, और रागिनी हम सुनते थे। ओके। हम सुनते थे। हम तो पहले यूँ बोलते थे, क्या चला देते हैं ये सुबह सुबह, क्या दिमाग पक जाता है, क्या क्या करते हैं ये, कुछ समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है। लेकिन जब आप उनको सच में गहराई से सुनना शुरू करोगे ना, आपको बहुत मज़ा आने लगेगा। और वो फिर मुझे पता लगा जब मैंने उनको डीप, मतलब रागिनी आप ऐसे ही नहीं गा सकते, बिल्कुल, उसके पीछे बहुत होमवर्क होता है। मैंने दिन रात, इतना तो मैं स्कूल में नहीं पढ़ी हूँ जितना मैंने उनको किताबों में लिखना। फिर आपको कंपोज उठानी पड़ती है, उसके साथ उसको सेट करना पड़ता है, उसको फिर रियाज पे लेके आना पड़ता है, फिर कहीं आप प्रिपेयर होते। एक रागिनी में आपको 20 से 25 दिन लग जाते हैं उसको प्रिपेयर करने के लिए, ताकि आप स्टेज पे उसे गा सको। तो आप ऐसे ही नहीं जाके माइक पकड़ा और गा दिया, नहीं। और उससे भी बड़ी बात, जब आपके सामने ऑडियंस बैठी है और कई कट्टर फैन ऐसे हैं जिनको रागनियों की बहुत नॉलेज है, आपको उनके लिए होमवर्क करना बहुत जरूरी है। वो कुछ भी, क्योंकि ये कहानी है, अगर आपने पूरी कहानी पढ़ी तो ही आप किरदारों को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो स्टेज पे। नीचे बैठा बुजुर्ग 1 मिनट में पूछ लेगा, फलानी ने फलाना ऐसे क्यों छोड़ कर गया था, बताइए बेटी। फिर आप क्या रैंडम पूछ लेते थे, बताओ। और उसके लिए आपको होमवर्क करना पड़ता था, मुझे पूरी किताबें पढ़नी पड़ती थी वो। तो वो, और नहीं बताओगे तो फिर बुजुर्ग हैं, कुछ भी कह देंगे, कुछ भी। अच्छा, इसी से उनसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते आप। लेकिन 17 अक्टूबर 2017 की तारीख को
एक रागिनी गायक कार में बैठकर अपना शो करके वापस जा रही थी। 2 आदमी बाहर आए, कार एक पीछे से आई, 2 आदमी बाहर आए, उन्होंने उनके साथ जो 2 असिस्टेंट थे उनको बाहर निकाला और जो रागिनी गायक थी उनके ऊपर 7 गोलियां चलाई। वो नहीं रही दुनिया में। जब हमने और लोगों से जाना हरियाणा में, हम जब गांव वाले लोगों से बात की, वहाँ के कल्चरल लोगों से बात की, तो उन्होंने कहा कि ये एक केस है, लेकिन ऐसे कई केस होते हैं। हाँ, ऐसे सही में होते हैं? बिल्कुल होता है। आपने कभी ऐसे देखा या मतलब किस तरह, मतलब ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग है, मतलब ये किस तरह से हो सकता होता है, बिल्कुल होता है। किसी की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होता है, किसी की प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड होता है, पर होता है, ज़रूर होता है। ये भी कहा जाता है कि आप रागनी सिंगर नहीं, आप डांसर्स की देखिए। आप जब, मैं वही बोल रही हूँ ना, आप अभी लोगों को लग रहा है कि क्या है मैडम, सपना है क्या, क्यों बननी चाहिए? ये इसलिए बननी चाहिए क्योंकि एक्चुअल में आपको नहीं पता है कि डांसर्स के साथ होता क्या क्या है, वो क्या क्या फेस करती है। मतलब आप लोग बोलते हैं कि रेप, मैं खुल के बोलती हूँ, नहीं, रेप खाली फिजिकल नहीं होता, मानसिक भी होता है। आपके जज्बातों से होता है, आपके काम से होता है, और ये बहुत बेकार होता है। गैंग रेप तक हुए हैं डांसर्स के साथ, और ये ऐसे ओछे आदमी होते हैं, ये ऐसे सोचते हैं कि तो हमारी जागीर है। होता है, बिल्कुल होता है। चेस करते हैं पीछे से बाइक वाले, कभी कभी ऐसा लगता है यार मर जाएंगे क्या। कभी कभी ऐसा, मैं भी जब शुरू में परफॉर्म करने जाती थी तो मैं वो माइंड सेट से जाती थी कि मुझे बस ये पता है कि यहाँ से जाना है और स्टेज पे आना कैसे ये नहीं पता होता था, कैसे निकलेंगे। और कई स्टेज तो ऐसे होते थे कि पीछे दीवार है और आगे ऑडियंस है, बीच में स्टेज है, यहाँ भी ऑडियंस है, यहाँ भी ऑडियंस है, सामने भी ऑडियंस है। अब आए कैसे, निकलेंगे कैसे, जाएंगे कैसे? तो वो माइंडसेट था कि हाँ हमें ये पता है कि हमें जाना ऐसे है, आना कैसे ये कुछ नहीं पता। अच्छा, ये भी सुनने में आया कि वहाँ पर जब कोई कहीं पर भी रागिनी होने वाला होता है तो जो टेंट वाले होते हैं वो रेंट नहीं लेते हैं, वो पूरे पैसे लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो ऊपर हाँ, का तंबू फट सकता है, बिल्कुल फट सकता है। लोग चढ़ जाते हैं, पाइप पकड़ के ऊपर बैठ जाते हैं, बिल्कुल। ये मतलब वहाँ पर हाँ है बिल्कुल, बहुत नॉर्मल है ये तो। ओके। और ये तो कैसी बात कर रहे हो आप रागिनी, यहाँ शादी वाले टेंट नहीं छोड़ते लोग। हाँ, जब किसी को खाना खाना होता है कि हाँ भाई मुझे फोकट का खाना खाता है, पीछे से टेंट ही तो फाड़ के आएगा लो बंदा, आगे से तो घुसेगा नहीं। वो जो जगह होती है जरा सी उसमें से निकल करके। तो वही टेंट वालों, आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो, आपको पता है तो ठीक है ना। अच्छा, कभी आपने शादी की बात की, ऐसे आप जिस तरह से बता रही, कभी ऐसे क्रैश किया किसी शादी, अननोन शादी में? हाँ, मैं बहुत छोटी सी थी जब खाया था हमने अपने पड़ोस में। अच्छा। घुस के। अब तो नहीं जा सकते, अब तो पहचान जाते, अब तो ये भी पूछ लेंगे अगर मैं घुस भी गई थी, हाँ जी मैडम आपको किसने बुलाया है, लड़के वालों ने बुलाया, लड़की वालों ने बुलाया। ओके, ठीक है। दो नाम आपके साथ जो को परफॉर्मर है उनके थे, राजू पंजाबी एंड पेप्सी शर्मा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इन दोनों के साथ जब आप काम कर रही थी, राजू सर के साथ मतलब क्या आवाज है उनकी, मतलब वो अभी हमारे बीच में नहीं है। राजू सर ने हरियाणा को बहुत कुछ दिया है। मुझे लगता है वो पहले ऐसे सिंगर रहे जिन्होंने ये बताया कि हरियाणा में सुरीले गायक भी होते हैं, और उनके साथ हमने जितने भी, मतलब मैंने पर्सनली उनके साथ जितने भी गाने किए हैं सारे हिट। तो जब मैंने पहली बार राजू सर की आवाज़ सुनी थी तो मैंने यही बोला था, यार इतना सुरीला गायक हरियाणा में कहाँ से आ गया। तो बहुत शॉकिंग था। और पेप्सी स्टेज पे बहुत एनर्जी से काम करता है, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट है वो, बहुत कमाल आर्टिस्ट है।
अच्छा, लोगों के दिल के सवाल हैं तो हमने कहा कि हम जरिया बन जाते हैं उनके सवालों का आप तक जी, जी, पहुंचने के जी। लिए। सपना मैम, आप डांस और सिंगिंग के साथ एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हो, लेकिन दोस्ती के साइड इफेक्ट्स के बाद आप बॉलीवुड मूवीज में क्यों नहीं नजर आए? क्योंकि मुझे लगता है कि दोस्ती के साइड इफेक्ट्स भी मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पता नहीं मैंने क्यों ही कर दी। अच्छा, और पर ऐसा क्यों लगता है कि दोस्ती के नहीं नहीं, वो गलत डिसीजन था, नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी ठीक है, गलती करके ही सीखता बंदा, ओके। हाँ, पर नहीं करनी चाहिए थी। और क्यों नहीं आती, क्योंकि मुझे लगता है कुछ ऐसा करेक्ट नहीं है अभी। कोई कहानी स्क्रिप्ट बहुत आती है मेरे पास, बहुत आती है स्क्रिप्ट, मैं पढ़ती हूँ। जब कुछ मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ ये अच्छा काम है तो मैं करूँगी ओके, ज़रूर। क्या और आप जल्दी देखोगे मुझे एक्टिंग में। कोई नहीं बढ़िया काम देगा तो मैं खुद की स्क्रिप्ट लिखवाऊंगी अभी। हाँ हाँ, सपना मैम है। मैडम सपना, मैडम सपना, आपकी ज़िंदगी में आपने उतार चढ़ाव सब देखा, लेकिन शादी से पहले होने वाले पति में क्या देखा? होने वाले पति में हाँ, मतलब शादी क्या से पहले, देखा? हाँ, मतलब क्या क्वालिटीज़ आपने देखी थी शादी से पहले जिसलिए आप फिदा हो गई कि हाँ वी कैन मूव अहेड विद दिस थिंग? मुझे लगा वीर बनावटी नहीं है। ओके। और हाँ, बस मुझे वो बनावटी नहीं लगा, अच्छा, वो जैसा था मुझे वैसा लगा। बिल्कुल सीधा सामने जो है। ओके, ट्रांसपेरेंट एकदम। हाय सपना, बिग बॉस में आपने खूब धूम मचाई, हालिया सीजन में आप किसे सपोर्ट कर रही हैं, देख रही हैं? अभी सीजन में हाँ। नहीं नहीं, मैंने आप पूछेंगे तो मैंने मेरा ही सीजन अच्छे से नहीं देखा, मैंने कोई सीजन नहीं देखती मैं बिग बॉस का, और आप भी मत देखा कीजिए। आपने तब, लेकिन जब बिग बॉस में थी आप, तब आपने अक्षय सर और सलमान सर दोनों के साथ डांस किया था, हाँ। है ना? बहुत बहुत अच्छा डांस था और वो हमें भी बड़ा मजा आया। और अभी वापस से इस सीजन में अक्षय सर इज रिटर्निंग, मतलब आ रहे हैं वहां पर ही। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, तो मैं जानना चाहता हूँ वो एक्सपीरियंस कैसा था वहां पर, आपने जब? बढ़िया था, अच्छा था। मुझे लगा कि मैं क्या बढ़िया 2 स्टार्स के साथ डांस कर रही हूँ। क्या बात है। आपकी ज़िंदगी जो है, आप उसमें काफ़ी मतलब बोल्ड रहती हैं अपने डिसीजंस को लेकर, जो करना है वो अपनी मर्जी से करूँगी, है ना? और हरियाणा का टच तो मतलब लोगों को मतलब बता देता है कि स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। लेकिन 2016 में आपने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो आया क्यों था? वो बहुत, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप मेरे से पूछोगे तो गलती क्या है, वर्स्ट डिसीज़न क्या है आपकी लाइफ का, अगर आप वापस पीछे वाले ज़िंदगी में जाते हो तो आपने क्या ऐसा किया है जिसे आप बदलना चाहोगे, तो शायद वो वही डिसीज़न होगा। वो गलत था, वो बहुत ज़्यादा गलत था, नहीं करना चाहिए था, पर ठीक है, मजबूरी, सिचुएशन, टाइम ऐसा हो गया कि वो हो गया बस। ओके, ठीक है। 2023 में आपने वॉक किया कांस में, बहुत बढ़िया लग रहा था सबको, सब मतलब देश में सब खुश हो रहे हैं उस टाइम पे कि सपना में पहुंच गई, सपना चौधरी इज देयर इन द कांस। आपके लिए कैसा था वो एक्सपीरियंस? मेरे लिए बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं पहली रीजनल आर्टिस्ट थी हाँ, जो रेड कारपेट कांस वॉक कर रही थी, और वो खतरनाक था। उसके बाद तो काफ़ी चले गए हैं रीजनल, लेकिन मैं पहली बनी। क्या बात। और वो मुझे हमेशा याद रहेगा। अगर मुझे कहोगे कि अचीवमेंट में फर्स्ट अचीवमेंट आप किसको मानते हो, यस, मैं उसको मानती हूँ। मुझे लगता है कि मैंने कुछ किया, वो बेहद कमाल था, और बहुत फनी भी रहा। फनी रहा? हाँ, बहुत फनी रहा। मुझे मैं ठीक हूँ ना, मैं इतनी इंग्लिश वाली हूँ नहीं। तो वो जो जर्नी रही, मैं और अचल गए थे, अचल वो बैठा अच्छा, अचल सो रहा है, सो रहा है, बहुत मेहनत चल रही है सो जाइए। तो मैं और अचल ही गए थे, और जैसे हमने वीज़ा अप्लाई किया था 4-5 लोगों का, लेकिन सिर्फ ये और मैं ही उस बम्पर टिकट में से बाहर आए कि हम दोनों को ही जाना है, और हम दोनों ही इंग्लिश में इतने पिछड़े हुए हैं, हम दोनों डर गए कि हम करके कैसे आएंगे। तो बहुत कमाल था, हमने जो जैसे किया है, हम गए भी हैं, हमने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हैंडल कर ली, और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि भाई हमें
कहीं ऐसा नहीं लगा, हम एम्बेरस नहीं हुए, और हमने सब कर लिया है ना, सब कर लिया हमने, और पता नहीं कैसे कर लिया। बहुत खूब। अच्छा, पिछले 7-8 सालों की बात करूंगा, हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री की बहुत ग्रो की है। अभी और करेगी। पैराडॉक्स, MC स्क्वायर और मासूम शर्मा, आपसे लेकिन शुरुआत हुई कहीं ना कहीं, अगर कड़ियाँ भांडा भी जोड़ें। बोल सकते हो। हाँ बिल्कुल। ये जो कड़ियाँ हैं, तो आप किस तरह से देखती है अभी आने वाले टाइम में, और क्या किस नहीं तरह नहीं, से अभी तो और आर्टिस्ट आने हैं, अभी तो बहुत आर्टिस्ट आने हैं। आप अभी देखिएगा, अभी तो सैलाब आएगा हरियाणा में। आपको हर तीसरे घर में एक कलाकार मिलेगा, हर तीसरे घर में, हर तीसरे घर में। और बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, मतलब खतरनाक लेवल का। और अभी तो आना शुरू हुए हैं, अभी तो शुरुआत हुई है। तो अभी तो बहुत बड़ा, और मैं बहुत खुश होती हूँ। नया टैलेंट आना चाहिए, इंडस्ट्री ग्रो करेगी, इंडस्ट्री और बड़ी बनेगी, लोगों को काम मिलेगा। एक गाना शूट होता है, 250-300 बंदे का क्रू होता है वहां पे, एक दिन में 300 लोगों को काम मिलता है। तो ये कितनी बड़ी बात है, अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं, ये ग्रो कर रहा है। और मैं कह रही हूँ ये खतरनाक लेवल पे ग्रो होना चाहिए। अभी जैसे हम अभी ठीक है, म्यूजिक इंडस्ट्री बहुत अच्छे से स्टैब्लिश हो गई है, अभी सिनेमा भी बनाना है यहाँ पे, तो पिक्चर्स का काम बढ़िया लेके आएंगे। क्या बात है, गुड न्यूज़ फॉर हरियाणा पीपल। एंड उसके अलावा मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी मैंने एक नाम लिया, मासूम शर्मा जी। अभी हालिया थोड़े टाइम पहले वो एक कंट्रोवर्सी से गुजर रहे थे कि उनके चैनल से वीडियोस जो हैं वो डाउन हो गए थे। जब एक आर्टिस्ट का काम जो इतना अच्छी तरीके से फैल रहा है, उसको ये कह दिया जाता है कि आप वायलेंस फैला रहे हैं, इस वजह से आपके गाने हटाए जा रहे हैं, कैसा सोचती हैं? क्योंकि नहीं, मैं तो बहुत, देखिए मैं एक बात बताऊं, मासूम सर बहुत अच्छे हैं, मैंने बहुत काम किया है उनके साथ, और कोई आर्टिस्ट आके ये नहीं बोलता कि भाई मैं देखो गोली बंदूकबारी के गाने कर रहा हूँ और तब मैंने मेरे गाना ने सुन के और इस चीज़ ने फॉलो करो। कोई नहीं कहता है ना। अब उन्होंने तो बहुत अच्छे गाने भी किए हैं, बैठा बड़द सुनो आप, बिल्कुल, है ना। और क्या कहते हैं, खतरनाक, मतलब इतनी सुंदर सुंदर रागनियां गाई हैं उन्होंने। तो आप ये भी तो बोल सकते हो कि उन्होंने ये गाने भी किए हैं, आप इनको फॉलो करो। तो ऐसा नहीं है, कोई कौन आर्टिस्ट कहेगा ऐसे? सही बात है। ऐसे नहीं, अभी तो देखो वो जोन है, उनकी आवाज में, उनकी वोकल में लोगों को वो जोन पसंद आ रहा है, तो वो गाएंगे ना। बिल्कुल, वो क्यों नहीं गाएंगे, उनका ब्रेड बटर है भाई वो। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो खाली एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं। ये नहीं कि हाँ भाई हम गन कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, जो ऑडियंस को पसंद आ रहा है आप वो काम कर रहे हो उनके लिए बस। और ये एक आर्टिस्ट का जॉब होता है। एक फटाफट एक छोटा सा रैपिड फायर है, इसको लेकर हम इस इंटरव्यू एंड करेंगे। ओके। किस एक्टर के साथ आप काम करना चाहेंगी? एक एक्टर का नाम लेना है कि यार ये तो बिल्कुल जरूरी है। नहीं, चलो 2 ले लो। नहीं, मुझे एक ही नहीं आ रहा समझ में, आप 2 की बात कर रहे हो। अच्छा ठीक है, मुझे लगता है कि एक तो मैं संजू बाबा के साथ काम करना चाहूंगी। ओके, ठीक है। और दूसरे तो नहीं, ठीक है, संजू दत्त ही सही है। क्या बात है। अच्छा, सपना का फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है? सपना का फेवरेट ब्रेकफास्ट, हाँ ठीक है, कुछ भी खिला दो, पर ना मुझे पोहा नहीं बिल्कुल पसंद। अच्छा, पोहा नहीं पसंद? नहीं, मुझे बहुत गंदा लगता है, बहुत घटिया, मैं पोहा नहीं खा सकती। अच्छा। उल्टी आने को जाती है मुझे पोहा से। मैं ब्रेकफास्ट तो कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे दही में फ्रूट्स मिला के खाना बड़ा पसंद है। ओके, ठीक है। फेवरेट सिंगर? फेवरेट सिंगर बॉलीवुड? हाँ, बॉलीवुड। हाँ ठीक है, फिर आप मेल की बात करोगे तो सोनू निगम। सोनू निगम सर। हाँ। ओके। नुसरत फतेह अली खान साहब भी बहुत कमाल। पाकिस्तानी सिंगर, वो उनकी कई आज भी सुनी जाती हैं। एंड बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ? बेस्ट मोमेंट ऑफ लाइफ टिल नाउ, टिल डेट, अभी तक अभी तक। हाँ, रेड कारपेट। रेड कार्पेट। ओके।
फेवरेट बॉलीवुड डांसर, मैं ऑप्शंस दूंगा आपकी, कौन अच्छा, अच्छा। कौन है? ओके, फीमेल में तमन्ना भाटिया, दीपिका पादुकोण, उर्वशी रौतेला या फिर मलाइका अरोड़ा? मुझे तो माधुरी दीक्षित पसंद है, उसका माधुरी नाम दीक्षित। क्यों नहीं है? माधुरी दीक्षित मैम। ओके, वी कैन टेक अ वाइल्ड कार्ड एंट्री। हाँ ठीक है, वाइल्ड कार्ड ही रखो फिर तो। माधुरी दीक्षित मैम, ठीक है। अच्छा, आप लास्ट में है बस, क्या चाहती हैं आपकी दुनिया आपको कैसे याद रखे? एक अच्छे इंसान के तौर पे। जब मैं रुखसत हूँ तो मेरे लिए इतनी भीड़ हो, इतनी भीड़ हो, इतनी भीड़ हो, इतनी भीड़ हो कि लोग बस ये कहे कि आहा क्या कमाल की लड़की थी, ऐसी लड़की नहीं दोबारा आएगी। क्या बात। जाकिर खान साहब की एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है इसी पर कि दो चार ख्वाब है मेरे जिन्हें मैं आसमान से दूर चाहता हूँ, ज़िंदगी भले ही गुमनाम जीऊँ मैं, लेकिन मौत में मशहूर चाहता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर फिर बैठी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैडम सपना जल्दी आपके सामने सिनेमाघरों में होंगी, फिलहाल हमारे सामने हैं और इनका टाइम भी हो रहा है और हमारे भी स्टूडियो वाले हैं। सो बहुत बहुत शुक्रिया सपना मैम, एंड थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इंडिया टीवी शोबिज़।